चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहली चीज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में अप्लाई होता है? तो इन शॉर्ट रन। ये लॉ बताता क्या है? ये लॉ ये बताता है जब शॉर्ट रन में हम फिक्स फैक्टर्स के साथ क्या कंबाइन करते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स। तो इनिशियली जो हमारा एमपी है ना, एमपी इनिशियली क्या होता है? इंक्रीज होता है एक पॉइंट तक। उसके बाद एमपी क्या होता है? मैक्स पॉइंट पर जाएगा, मैक्सिमम होगा। देन एमपी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, फिर एमपी फाइनली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये इस लॉ का एक्सप्लेनेशन है। इन शॉर्ट रन व्हेन वी कंबाइंड वेरिएबल फैक्टर्स विद फिक्स्ड फैक्टर्स, देन इनिशियली एमपी rises, reaches to maximum, then decreases and finally become negative। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब इस एक्सप्लेनेशन के आगे अपन चलते हैं। इसको हम एमपी के साथ अगर टीपी से भी बताना चाहे तो बता सकते, नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। तो अपन ने एमपी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया है। अगर हम इसको टीपी के बेसिस पे डिफाइन करें तो भी कर सकते हैं कि इनिशियली टीपी क्या होता है? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद टीपी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होने के बाद टीपी फाइनली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को अगर आप शामिल कर रहे हो तब तो आप बताओगे इनिशियली टीपी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, फाइनली रीचेस टू मैक्सिमम, रिमेन कांस्टेंट एंड फाइनली डिक्रीजेस। वो भी आप बता सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। एमपी के सेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन को बताना होता है। उसके बाद इस लॉ की स्टेजेस पे आते हैं अपन। इस लॉ में कौन कौन से स्टेजेस हैं? इसकी 3 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट स्टेज का नेम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अच्छा, एक और चीज मैं पूछ रहा था आप लोगों से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी इसे कहते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तीनों नेम इसी लॉ के हैं। पहली स्टेज का नेम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें हमारा एमपी क्या होता है? इंक्रीज होता है। दूसरी जो कंडीशन इसमें टीपी जो है इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज होता है किस रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। और तीसरी कंडीशन एपी क्या होगा? इंक्रीज होता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें सब चीजें इंक्रीज हो रही है और ये इंक्रीजिंग रिटर्न नाम एमपी के बेसिस पे है। फिर सेकंड स्टेज आती है, स्टेज सेकंड। क्या नेम है इसका? डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में भी 3 कंडीशन। सबसे पहले हम एमपी की बात करते हैं। एमपी इसमें क्या होना स्टार्ट होता है? डिक्रीज। दूसरा टीपी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। और तीसरी कंडीशन एपी की क्या होती है? एपी इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। एपी पहले बढ़ेगा, उसके बाद मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, उसमें मैक्सिमम ही है वो। लिख रखा है नोट्स में। थोड़ा सा हो सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, लेकिन वो छोटी सी उसमें टर्म होगी। तो अपने को केवल इतना सा बताना, इसमें एपी पहले बढ़ता है, मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है, उसके बाद क्या होना स्टार्ट होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। उसके बाद तीसरी जो स्टेज है, स्टेज नंबर 3, उसका नेम क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर या नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसमें एमपी क्या हो जाता है? नेगेटिव। टीपी क्या होता है?
टीपी डिक्रीज होता है और एपी क्या भी डिक्रीज होता है। यहां पर टीपी इंक्रीज हो रहा विथ डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद कांस्टेंट और मैक्सिमम होता है ना। टीपी के लिए अपन को लिखना है मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है। ये तीनों स्टेजेस आपको जब ये क्वेश्चन आता है तो तीनों स्टेजेस भी आपको बतानी है विथ डायग्राम। अब डायग्राम इसका क्या है, सबसे पहले अपन एमपी का डायग्राम बनाते हैं। एमपी पहले क्या होता है, बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है। एमपी इस तरह से का बनेगा। उसके बाद एपी बनाते हैं। एपी पहले बढ़ता है, इसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर अपन एमपी का जो 0 पॉइंट है वहां से एक लाइन खींचेंगे ऊपर तक, जहां पर एमपी मैक्सिमम वहां से भी एक लाइन बनाएंगे, इसको भी ऊपर तक बना दो। यहां से हम टीपी स्टार्ट करेंगे। ये जो लाइन टीपी को इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहां से टीपी का शेप चेंज हो जाएगा और फिर टीपी कांस्टेंट होके मैक्सिमम पॉइंट से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ये तीन तरह के डायग्राम है, एमपी, एपी और टीपी। इसकी तीनों स्टेजेस, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ये तीनों स्टेजेस इस तरह से हम शो कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या शो करते हैं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर या लेबर, और इस तरफ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, जिसमें एमपी, टीपी एंड एपी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, ये इसका एक्सप्लेनेशन, तीनों स्टेजेस आपको बतानी है और इसका एक्सप्लेनेशन जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका बन सकता है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक ही यही है, बाकी कोई चीजें इतनी इंपोर्टेंट नहीं है। इतनी नहीं है। नहीं, टेबल नहीं बनानी है आपको, डायरेक्ट ही बनाना है। इस चैप्टर में बस ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, वो रिलेशन तो आप इनके बेस डायग्राम के बेसिस पर देख लेना। रिलेशन वाले टॉपिक्स आप अपने लेवल पर देख लेना एक बार, है ना। एपी एमपी में रिलेशन या एमपी और टीपी में रिलेशन, या आप अपने लेवल पर देख लेना। एक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें, वो भी आप पढ़ना। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न्स टू स्केल जो है वो क्या है, लॉन्ग रन से रिलेटेड। हाँ, वो टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। रिटर्न्स टू स्केल किसका, रिटर्न्स टू स्केल तो इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है। तो रिटर्न्स टू स्केल में क्या है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिटर्न्स टू फैक्टर ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, और यहां पर जब हम लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो पूरा चेंज हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। इसमें भी तीन कंडीशन, तीन स्टेजेस होती है। फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकेंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और तीसरा एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू जो स्केल है वो क्या होता है, स्टेज फर्स्ट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होगा कि जिस रेशियो से हम इनपुट को बढ़ाते हैं उससे ज्यादा रेशियो से हमारा आउटपुट बढ़ता है। मान लो 10% से हमने इनपुट बढ़ाए तो हमारा जो आउटपुट है वो 10 से ज्यादा बढ़ेगा। 10 से 12 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है, इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनाते हैं अपन। इस तरफ हम लोग लिखते हैं रिटर्न्स और इस तरफ हम लोग लिखते हैं इनपुट्स। जैसे इस तरह का इसका डायग्राम होगा। तो ये जो गैप है ज्यादा रखना है क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा होगा, है ना। आर, और इसको हमने नाम दे दिया R4। इधर हमारे इनपुट्स हैं तो इनको हमने Q1 नाम दे दिया। तो ये डेल्टा R हो जाएगा, ये डेल्टा
क्यू हो जाएगा। इस तरह का डायग्राम बनेगा, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद दूसरा डायग्राम वो होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा क्या है? स्टेज सेकंड, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है इनपुट के रेशियो में चेंज होता है। जितना हमने इनपुट इंक्रीज किया उतना ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। अगर 10% इनपुट बढ़ाया है तो 10% ही आउटपुट बढ़ेगा, दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता है। इस तरह का जो डायग्राम होगा R1 R2 Q1 Q2, यहां पर डेल्टा R और इधर डेल्टा Q है, दोनों का रेशियो क्या है? सेम है, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और तीसरा जो है स्टेज थर्ड, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? जिस रेशियो से हम इनपुट को बढ़ाते हैं उस रेशियो से हमारा आउटपुट नहीं बढ़ता है, उसके कंपैरिजन में कम बढ़ता है, तो उसे हम कहेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। डेल्टा आर और डेल्टा क्यू, इस तरह का जो डायग्राम होगा वो होगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का। आर R1 Q Q4, ये हमारा रिटर्न्स टू स्केल वाला कॉन्सेप्ट है। तीनों स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, उसमें रिटर्न में ज्यादा डिफरेंस है और इधर जो क्वांटिटी है, फैक्टर्स हैं, उसमें ज्यादा हम चेंज कर रहे हैं इनपुट्स के अंदर। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करो, कॉस्ट। चैप्टर तो क्या यही है, टॉपिक हमारा अगला कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? तो कॉस्ट जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उस पर जितने भी स्पेंडिंग होती है, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनका सम क्या कहलाता है? कॉस्ट। कॉस्ट एक्सपेंडिचर किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी स्पेंडिंग हम लोग कर रहे हैं, उस पर कोई भी एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट में क्या फर्क है? जब हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट कॉस्ट निकालनी है तो प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू, या रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट करेंगे तो क्या आएगी? कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट है, कॉस्ट है, इसका नाम क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट किसे कहेंगे? जो किसी आउटसाइडर को पे कर रहे हैं अपन, किसी भी आउटसाइडर को, जैसे प्रोडक्शन के फैक्टर्स को हमने पे किया, लेबर को पे किया है, बिल्डिंग का रेंट पे किया, मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा दिया है, तो ये सारा एक्सप्लिसिट। उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो हम किसी को पे कर रहे हैं, एक ऑनर के सेल्फ सप्लाइड या सेल्फ ऑन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑन रिसोर्सेज, जो हम किसी आउटसाइडर को पे नहीं करते, कि खुद की बिल्डिंग है और उसका इंप्यूटेड रेंट हो गया, अनुमानित किराया, तो ये इंप्यूटेड रेंट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक बिजनेस का ओनर ही बिजनेस का मैनेजर है, तो उसकी सैलरी जो है एज ए मैनेजर, वो क्या मानी जाएगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी। जो हम किसी आउटसाइडर को पे नहीं कर रहे, हमारा खुद का ही कॉस्ट वो कवर कर रहा है।
नॉर्मल प्रॉफिट है उसका। नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो। मनी कॉस्ट है ना, मनी कॉस्ट। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? मनी कॉस्ट के पार्ट है ये दोनों। तो ओवरऑल मनी कॉस्ट इसका सम हो गया, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? मनी कॉस्ट आ जाएगी। जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो सारी क्या है? मनी कॉस्ट होती है। इसी के साथ ऐड हो रहा है प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी किसका पार्ट माना जाता है? कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। फिर रियल कॉस्ट। अच्छा, रियल कॉस्ट वास्तव में मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं होती है। ये क्या है? जो वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा जो एफर्ट्स किए जाते हैं, सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं रियल कॉस्ट। तो ये क्या है? एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस बाय द वर्कर्स, एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस बाय वर्कर्स। काम करने के लिए वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं घर पे और फैक्ट्री में अपना टाइम डिवोट करते हैं। तो उनके द्वारा जो वो सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं, एफर्ट्स किए जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम बोलेंगे रियल कॉस्ट। और क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? वही सेकंड बेस्ट और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन, जिसको हमने फॉरगोन कर दिया बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्शन के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लेबर के हमारे पास दो ऑप्शन है, लेबर ए और लेबर बी। तो लेबर ए को मान लो अपने हायर कर लिया और लेबर बी को हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो लेबर ए 10,000 पे काम कर रहा, लेबर बी 12,000 पे काम करता। तो हमने जो सस्ता था उसको एक्वायर किया है, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर हम चाहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो जाए। तो 10,000 की लेबर को हमने एक्वायर कर लिया। अगर 10,000 का लेबर अवेलेबल नहीं होता तो हम किसको हायर करते हैं? 12,000 वाले लेबर को हायर कर लेते। तो 12,000 के लेबर को अभी प्रेजेंट में हमने क्या कर दिया? फोरगोन कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है। तो वो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं उन सबका सम क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। और अब टाइम के बेसिस पर कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। मेन तो वो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर दो तरह की कॉस्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। सबसे पहले शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, शॉर्ट रन कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट रन कॉस्ट होती क्या है? तो शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स हम यूज करें उनके ऊपर किया गया खर्चा क्या कहलाएगा? शॉर्ट रन कॉस्ट कहलाएगा। अब शॉर्ट रन में हम दो तरह के फैक्टर्स यूज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स पे टोटल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हमारे शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट कहलाएगी। इस कॉस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है टोटल कॉस्ट और उसके बाद हमारी आएगी एवरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट हम पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, जिसको हम एसटीसी भी लिख सकते हैं, एसटीसी शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या है? शॉर्ट रन में ओवरऑल प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर किया गया स्पेंडिंग क्या कहलाएगा? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। बेसिकली किसका सम होता है? शॉर्ट रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और शॉर्ट रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों का सम जो होता है वो क्या कहलाएगी? शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कहलाएगी। शॉर्ट रन में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स पर स्पेंडिंग जो की जा रही है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर्स पर जो स्पेंडिंग की जा रही है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करें तो साइज ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से ये चेंज नहीं होती है, ये हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट। चाहे हम आउटपुट 0 बनाए तब भी देनी पड़ेगी और आउटपुट वो ज्यादा बनाए तब भी उतनी देनी पड़ेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि साइज ऑफ आउटपुट से फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब बदलना, ऐसी कॉस्ट जो हमारे आउटपुट के लेवल के हिसाब से बदलती रहती है। अगर 0 आउटपुट तो ये कॉस्ट भी 0, 1 यूनिट बने तो 1 यूनिट के हिसाब से हमारी कॉस्ट लगेगी, 2 बने तो 2 के हिसाब से लगेगी। जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता जाएगा कॉस्ट का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी प्रोडक्शन से हिसाब से चलती है, ये प्रोडक्शन के बिना हिसाब से भी उतनी रहती जो लग रही है, फिक्स्ड है ये। जैसे बिल्डिंग का रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, मटेरियल लेबर का खर्चा क्या है?
वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट या शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम कहलाता है। इसी के अंदर हम दूसरा जो कॉस्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टीएफसी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने समझा कि ये साइज ऑफ आउटपुट से अफेक्ट नहीं होती है और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तीसरी कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? आउटपुट के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर हम ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी, कम लगाएंगे तो कम अपन को कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब इनके फॉर्मूले पे आते हैं अपन। तो टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला था, हमने लिख दिया टीएफसी प्लस टीवीसी। एस वर्ड का मतलब शॉर्ट रन है, इसको लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम क्या है? टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एसी इंटू क्यू। एवरेज कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टीसी में से क्या माइनस कर दें? टीवीसी को माइनस कर दें तो क्या बचेगी? टीएफसी बचेगी। या फिर एक और फॉर्मूला एएफसी इंटू क्यू। फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टीवीसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? टीसी में से टीएफसी माइनस कर लो या फिर एवीसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारे पास तीनों तरह की कॉस्ट निकल जाएगी। इनके फॉर्मूले डायग्राम की अपन बात करें तो सबसे पहले टीएफसी इस तरह का डायग्राम जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्योंकि आउटपुट जो है क्वांटिटीज वो इधर आती है और इस तरफ कॉस्ट आती है। तो क्वांटिटी चाहे कितनी बना लो, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी। इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ मूव करती है। दूसरी कॉस्ट हमारी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जीरो से स्टार्ट होगी और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन साइज इंक्रीज होती जाएगी। टीवीसी इनवर्स एस शेप का ये डायग्राम बनाती है। टीवीसी का जो शेप होता है वो कैसा है? इनवर्स एस। और टीसी इसके पैरेलल चलती है और टीएफसी से स्टार्ट होती है टीसी। और ये भी कैसा शेप बनाएगी? इनवर्स एस का शेप बनाती है। लेकिन स्टार्ट कहां से होगी? वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी विद द पॉइंट ऑफ टीएफसी। ये हमारे तीनों कॉस्ट के डायग्राम है। फिर अपन एवरेज कॉस्ट पे आते हैं। तीन तरह की फिक्स टोटल कॉस्ट होती है और तीन तरह की क्या होगी? एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तीसरी कॉस्ट, चौथी कॉस्ट हम बात करें एवरेज कॉस्ट, एसी। एसी को और क्या बोलते हैं? एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट। एसी बोलो या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? टीसी में क्वांटिटी का डिवाइड करना पड़ता है, या फिर अपन एक और काम कर सकते हैं, एसी निकालने के लिए एएफसी प्लस एवीसी कर सकते हैं। एएफसी और एवीसी को टोटल करके क्या निकाल सकते हैं? एसी या एटीसी निकाल सकते हैं। फिर पांचवी कॉस्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट। जहां भी एवरेज वर्ड आएगा वहां हमें कौन सा क्या लिखना है? पर यूनिट वर्ड लगाना है। तो ये क्या है? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं? टीएफसी में क्वांटिटी का डिवाइड कर ले या फिर एसी में से क्या माइनस कर दे? एवीसी माइनस कर ले, तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एएफसी आ जाएगा। और छठी कॉस्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी ये क्या हो गई? पर यूनिट टोटल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवीसी क्या है? पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? टीवीसी अपॉन क्यू या फिर एसी माइनस एएफसी। इनके डायग्राम की बात करते हैं तो एसी का डायग्राम यू शेप का बनता है। फिर एएफसी, एएफसी का डायग्राम बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी। और एवीसी भी कैसा बनता है? एवीसी कैसा बनता है? यू शेप का। एसी से बिलो बनता है क्योंकि छोटा है ये, एसी बड़ा होता है, एवीसी छोटा होता है। तो ये तीन तरह के डायग्राम है। एएफसी का डायग्राम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ध्यान रखेंगे। और इन दोनों के डायग्राम यू शेप के हैं। टीसी और टीवीसी के डायग्राम इनवर्स एस शेप के हैं। ठीक है, ये हमारी 6 कॉस्ट हो गई। लास्ट जो कॉस्ट है 7वीं, वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल 1 यूनिट। एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट लगती है उसको हम क्या बोलते हैं?
मार्जिनल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो TCN माइनस TCN माइनस 1 या फिर TVCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q भी कर सकते हैं। ये 3 फॉर्मूले इसके होते हैं, TCN माइनस TCN माइनस 1, TVCN माइनस TVCN माइनस 1 या फिर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। और इसका हाँ, तो TC का जो फॉर्मूला है ना, सिग्मा MC इक्वल्स टू TVC नहीं होता, सिग्मा MC इक्वल्स टू TC होता है। इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा MC हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन सिग्मा MC इक्वल्स टू TVC नहीं लिख सकते। उसमें उसका कारण क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, इसलिए अगर फिक्स कॉस्ट को अपन हटा दे तो फिर लिख सकते हैं। नहीं, फिक्स तो फिक्स नहीं होते ना, उसका डिफरेंस कुछ होता ही नहीं है। 1 यूनिट बनाएंगे 10 रुपए लग रहे हैं, 2 बनाएंगे तभी 10 का डिफरेंस 0 हो जाता है ना, इसलिए इसमें दोनों ले सकते हैं अपन। तो ये हमारी सातों कॉस्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, डायग्राम्स और उनके मीनिंग। एग्जाम अगर आ जाता है एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो आपको मीनिंग, फॉर्मूले और सारे डायग्राम बनाने हैं। हाँ, सातों ही बनाने हैं। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे के सारे बनाने होंगे। और में भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है और में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दे दे, है ना, तो जो भी आपको सही लगे वो करना है। अब इनके बेसिस पे कुछ रिलेशन भी पूछे जाते हैं कॉस्ट के अंदर। अब रिलेशनशिप, देखो किस किस में रिलेशन पूछे जाते हैं। तो एक तो पूछा जाता है AC एंड MC में, दूसरा रिलेशन ABC एंड MC में, तीसरा रिलेशन TC और MC में। ये 3 रिलेशन पूछे जा सकते हैं। यही तो है या अलग है? यही है। मैं रट के तो आया था, लेकिन AC एंड MC, ABC एंड MC और TC एंड MC। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं AC और MC के। दोनों के डायग्राम साथ में बनाएंगे। MC बनता है इस तरह का डायग्राम और AC इस तरह का बनता है, और इसके साथ ही मैं ABC भी बना रहा हूं। MC और ABC। देखो AC और ABC के डायग्राम एक जैसे ही है, बस फर्क ये है कि ABC नीचे बनता है, AC ऊपर बनता है। मैं अगर इसी पे डायग्राम बना दूं तो ABC यहां होगा, ऊपर होगा। सॉरी, इसको AC कर देते, इसको ABC कर देते, है ना, ऐसा होगा। ये डायग्राम है। तो रिलेशन तो दोनों में सेम ही होंगे, चाहे अपन को AC MC का पूछे या ABC MC का पूछे, दोनों में रिलेशन एक जैसे ही है। अब क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन क्या है? डायग्राम देखो, यहां से जैसे ABC का रिलेशन अपन से पूछा गया, तो पहला जो पॉइंट है कि जब ABC क्या हो, डिक्रीज हो। ABC जब डिक्रीज होता है तो MC बिलो होता है ABC के। पहला रिलेशन क्या बन रहा है? ABC decreases, then MC is less than भी लिख सकते हैं या बिलो ABC लिख सकते हैं।